गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये मेरी श्योरिटी आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात आए, PCR जिसे हम क्या बोलते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है कि देखिए, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आप उसके किसी भी रीजन को, किसी भी, ये रीजन मान लीजिए, आप किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के किसी भी रीजन को क्या कर सकते हैं, आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, मीन्स उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई। आपका आपके पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, आप चाहते हैं उसके आपके नंबर ऑफ कॉपीज बहुत सारी मिल जाए आपको। ठीक है, फर्दर आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो आपके पास सपोज कीजिए एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आप उससे काफ़ी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो उससे हमें देखना है कि कैसे बना सकते हैं हम। तो उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपको जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आपको ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है 3' टू 5', 5' टू 3'। सपोज करो आपको ये वाला रीजन क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। ये रीजन क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो इसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, बॉर्डर बॉर्डर की सीक्वेंसेस नोन होने चाहिए। बॉर्डर की सीक्वेंसेस क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए। बॉर्डर के सीक्वेंसेस नोन होने का मतलब क्या है कि वहां पर आके प्राइमर ऐड होगा, वहां पर आके क्या होगा, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। देखो समझ आएगा सब, बस मेरे साथ बने रहो, बहुत अच्छे से चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, आपको आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस पता होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर आके ऐड हो जाएगा। देखो, जैसे सपोज करो ये आपका कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एम्पलीफाई करना है। इसको क्या करना है, एम्पलीफाई। तो आपको ये वाला रीजन क्या है, एम्पलीफाई करना है। देखो मैं अलग कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला रीजन क्या करना है, आपको एम्पलीफाई करना है। तो आपको क्या है, इसके बॉर्डर सीक्वेंसेस क्या होने चाहिए, आपको नोन होने चाहिए। बॉर्डर सीक्वेंसेस क्या होने चाहिए, नोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस रीजन में क्या होगा, यहाँ पर आके प्राइमर ऐड होगा। यहाँ पर आके क्या होगा, प्राइमर ऐड। प्राइमर बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो कि इस डीएनए मॉलिक्यूल से हाइब्रिड हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। ये क्या है, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो क्या हो जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल इससे हाइब्रिड हो जाएगा। अब इससे हाइब्रिड होगा तो मीन्स अगर हमें ये वाले सीक्वेंस नोन है, सीक्वेंस नोन है तो हम, अगर हमें पता है कि बॉर्डर सीक्वेंस अगर हमें नोन है तो हम क्या है, इसके इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मुझे ये पता है ये सीक्वेंस है, सपोज करो ए टी GAC ऐसे करके ये बॉर्डर सीक्वेंस है। ठीक है, तो मुझे पता है अगर ये है तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर सकती हूँ। ये इस तरीके से मैं कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर सकती हूँ। तो ये शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, ये हम बना लेंगे, प्राइमर की सिंथेसिस करेंगे और फिर क्या होगा, डीएनए क्या है, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई मेरी। तो देखो, ये देखो मैं आपको इस इजी वे में समझाती हूँ। ये ध्यान से देखो, जैसे कि ये मेरा डीएनए है, ठीक है, एक 3' टू 5' डायरेक्शन है, एक मेरा 5' टू 3' डायरेक्शन है। एक मिनट रुको बच्चों, ये एक क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, टारगेट डीएनए है। ठीक है, अब क्या है, अब मैं इसमें मेरा 3' टू 5' डायरेक्शन में है और 5' टू 3' डायरेक्शन में है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको एम्पलीफाई करना है। देखो लिख रहा है रीजन टू बी एम्पलीफाइड। तो अब मैं देखो स्टेप समझो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी, ढंग से स्टेप समझो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे डीनेचुरेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले आप ओपन करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे होगा,
तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो वो टेम्परेचर होता है आपका 94 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आपका डीनेचुरेशन, जहां पर क्या होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और डीएनए का डबल हेलिक्स देखो क्या हो गया, खुल गया। डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था वो क्या हो गया, अलग अलग सिंगल स्टैंड हो गए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ आया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यहाँ पर आके क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया मुझे ये वाला रीजन क्या है, एम्पलीफाई करना है। ये रीजन क्या है, मुझे एम्पलीफाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मैंने आपको बोला कि मुझे बॉर्डर सीक्वेंसेस नोन होने चाहिए। मैं किसी भी रीजन को एम्पलीफाई कर सकती हूँ, बस मुझे अगर ये पता है कि मेरे बॉर्डर सीक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो अगर नहीं पता होते तो हम सीक्वेंसेस करवाते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर सीक्वेंसेस अगर मुझे नोन है, ठीक है, अब ये बॉर्डर सीक्वेंसेस के लिए मैंने क्या किया, प्राइमर्स को ऐड कर दिया। मुझे बॉर्डर सीक्वेंसेस पता है तो मैंने क्या किया, प्राइमर की सिंथेसिस की। देखो ये एक अलग टॉपिक है कि प्राइमर सिंथेसिस, इसको भी साइड रखो। पर प्राइमर की सिंथेसिस कैसे, अब कितने प्राइमर होते हैं हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर अभी समझो प्राइमर क्या है, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, उसकी सिंथेसिस हुई, उनको हमने बना लिया। उनको बनाने के बाद प्राइमर ऐड हो गए यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थे तो एक यहाँ पर ऐड हो गया और एक यहाँ पर ऐड हो गया। समझ आया, क्योंकि डीएनए की जो रेप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसीलिए प्राइमर ये देखो यहाँ आके ऐड हो गया, तो रेप्लीकेशन कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इन द सेम वे यहाँ आके प्राइमर ऐड हो गया तो रेप्लीकेशन कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो यहाँ पर 5 प्राइम हो गया ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस होगी, ये बात समझ आ रही है। तो जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो इस स्टेप को हम जब प्राइमर ऐड होते हैं, देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, अब हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा तभी प्राइमर आके ऐड होंगे। तो टेम्परेचर जब कम होता है तो किस पे, 52 डिग्री सेल्सियस, 52 60 डिग्री सेल्सियस, ये सेकेंड स्टेप होता है, इसे हम बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग मीन्स चिपकना, प्राइमर को हम अनील कर देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, हम नहीं चिपकाते क्योंकि टेम्परेचर कम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो क्या होगा, उस स्टेप को हम बोलते हैं एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग। सेकंड स्टेप क्या होता है, 52 डिग्री सेल्सियस, 52 60 डिग्री सेल्सियस पर एनिलिंग स्टेप है। इतनी बात अच्छे से समझ आई। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्राइमर तो कहीं और भी ऐड हो सकते हैं, इसकी जगह कहीं और भी ऐड हो सकते हैं। तो ये आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी कि कहीं और कैसे ऐड नहीं होंगे, क्या हमें इसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, तो हम ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब प्राइमर ऐड हो गए तो थर्ड स्टेप क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस। थर्ड स्टेप क्या है, डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगी। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप में देखो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, लॉन्ग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पूरे पूरे लॉन्ग डीएनए बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, देखो अभी समझो, आ जाएगी अच्छे समझ में, तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ इस वाले नए पेज पे। देखो अगर बात की जाए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे होता है मेरा, 94 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, वो ब्रेक होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप होता है अनिलिंग स्टेप। इसमें क्या होता है कि अब भाई मुझे ये मेरा डीएनए है, ठीक है, अलग हो गया, अब मुझे ये वाला रीजन एम्पलीफाई करना है, तो इसके जो पास में ये बॉर्डर रीजन है मुझे नोन होने चाहिए। ये बॉर्डर रीजन क्या है, मुझे नोन होने चाहिए। तो इसके लिए मैं प्राइमर, मैंने सिंथेसिस कर रखे होंगे, अब प्राइमर सिंथेसिस कर रखे हैं, मैं प्राइमर डालूंगी। ठीक है, और प्राइमर क्या होगा, प्राइमर और कितने टेम्परेचर पर होगा, 52 डिग्री, 52 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे, प्राइमर आके ऐड हो जाएंगे। 52 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे प्राइमर, तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आके। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन। फिर क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी। अब यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखने हैं। डीएनए की सिंथेसिस कितने टेम्परेचर पे होती है, पहली बात तो 74 डिग्री सेल्सियस।
आप 74 कह सकते हैं, 74 डिग्री सेल्सियस। डीएनए सिंथेसिस के लिए किस एंजाइम का यूज किया जाता है? टेक पॉलीमरेज का। क्या मिक्स किया जाता है डीएनए सिंथेसिस के लिए? टेक, टीएक्यू, टेक पॉलीमरेज। तो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये वर्क करता है? 74 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों? चलो अब नेक्स्ट चलो, अब मुझे कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो है ये जो एंजाइम है टेक पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, ठीक है, जो थर्मस एक्वाटिक से लिया गया है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये थर्मस एक्वाटिस बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है, उससे ये एंजाइम लिया गया है टेक पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है जो कि क्या हेल्प करता है? डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है हॉट स्प्रिंग में रहता है। थर्मस एक्वाटिस कहाँ रहता है? हॉट स्प्रिंग में रहता है। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेबल है, तो इसीलिए मरेगा नहीं। तो 74 डिग्री सेल्सियस में क्या है? ये सर्वाइव कर जाएगा। तो ये रेजिस्टेंट होता है डीनेचुरेशन के, मतलब ये एंजाइम। आप सोच सकते हैं ना कि हमने, क्योंकि पीसीआर हम जब करते हैं तो हमने साथ में हमने टेक पॉलीमरेज भी डालते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 94 डिग्री सेल्सियस पे ये मर जाएगा। नहीं, ये मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग में रहता है, तो इसलिए रेजिस्टेंट होता है थर्मोस्टेबिलिटी के लिए। तो क्योंकि थर्मोस्टेबल है, मीन्स इसे हीट से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 74 डिग्री सेल्सियस में इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। तो ये डीएनए सिंथेसिस कितने टेम्परेचर पर करता है? 74 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बात समझ आ गई? सो फर्स्ट स्टेज पे अगर बात की जाए, अब देखो फर्स्ट साइकिल के प्रोडक्ट क्या मिले? फर्स्ट साइकिल के, कलर चेंज करती हूँ तब तो फर्स्ट साइकिल की अगर मैं प्रोडक्ट बात करूं तो देखो क्या है? लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। क्या मिल रहे हैं? लॉन्ग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फर्स्ट साइकिल में, जिसमें से दो बिल्कुल नए डीएनए स्ट्रैंड हैं। जिसमें से दो क्या है? न्यू डीएनए है। ठीक है, बस समझ आई? दो क्या है? ये वाले देखो, ये वाला और ये वाला जो है, ये क्या है? न्यू डीएनए है। इतनी बात समझ आई? अब आगे चलो। अब अगर हम आगे चलते हैं तो देखो ये फर्स्ट साइकिल के प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब फिर सेकेंड साइकिल रन करेगी, फिर क्या होगा? फिर सेकेंड साइकिल रन करेगी। ठीक है, अब सेकेंड साइकिल में अगेन क्या होगा? डीनेचर, देखो ये स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं साइकिल में। साइकिल में क्या है? ये रिपीट होते रहते हैं ऐसे। तो फिर डीनेचुरेशन होगा, फिर डीनेचुरेशन होगा, फिर क्या होगा? देखो ये डीनेचुरेशन, अब 4 डीएनए मॉलिक्यूल है। अब क्या है? 4 डीएनए स्ट्रैंड है। 4 डीएनए स्ट्रैंड है तो चारों को 4 डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए। 4 डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए तो फिर क्या होगा? एनिलिंग होगी। एनिलिंग के बाद क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगी, मींस एक्सटेंशन होगा। फिर सेकंड साइकिल, ये क्या बने? सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट बन गए। ये क्या है? सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट। अब थर्ड साइकिल पे आओ। सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट बन गए। अब थर्ड साइकिल पे आओ। देखो सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। दो से कितने हो गए? डीएनए 4 हो गए। ठीक है, अब 4 से अब फिर थर्ड साइकिल आएगी। अब क्या हुई? थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल में देखो फिर डीनेचुरेशन हुआ। डीनेचुरेशन हुआ, फिर क्या हुआ? फिर थर्ड साइकिल के फिर एनिलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा। तो थर्ड साइकिल से हमें क्या मिलने लग जाते हैं? शॉर्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। शॉर्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना? शॉर्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये समझ आ रहा है? शॉर्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। ये शॉर्ट शॉर्ट प्रोडक्ट क्या है? आपको एक्सपोनेंशियल मैनर में आपके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। बात समझ आई? तो थर्ड साइकिल ऑनवर्ड से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? शॉर्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट और सेकंड साइकिल में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? फर्स्ट साइकिल में स्पेशली आपको लॉन्ग लॉन्ग पूरे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन थर्ड साइकिल से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? शॉर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप इतना बात तो समझ आ रहा होगा। थर्ड साइकिल से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? देखो शॉर्ट प्रोडक्ट ही तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? देखो अगर हमने इसको किया तो शॉर्ट प्रोडक्ट क्या है? एक्यूमुलेट होने लग गए। देखो पहले यहाँ था शॉर्ट प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो कैसे? ये देखो मैं शॉर्ट प्रोडक्ट किसे कह रही हूँ? ये देखो, ये डीएनए का स्ट्रैंड था ना, ये अलग हुआ। ये वाला देखो, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो ये इतना रह गया ना छोटा सा। इतने, क्योंकि इतने ही
डीएनए पे सिंथेसिस हुई, इतने ही पार्ट पे सिंथेसिस हुई, तो शॉर्ट प्रोडक्ट्स क्या हो गए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए थर्ड साइकिल से। बात समझ रहे हो, थर्ड साइकिल से क्या हुआ है, क्योंकि जहां पर प्राइमर अनील हुआ है वहीं तक डीएनए एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और डीएनए एक्सटेंशन होने के बाद क्या है, फिर हमें थर्ड साइकिल से शॉर्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं एक्सपोनेंशियल मैनर में। फिर नेक्स्ट साइकिल पे आपको शॉर्ट प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो ये ग्राफ है, ये समझ लो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये देखो, अगर बात की जाए डीनेचुरेशन 1 मिनट, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे है, 94 डिग्री सेल्सियस पे। पूछ सकते हैं ये एनिलिन कितने टेम्परेचर पर है 1 मिनट के लिए, आपकी एनिलिन 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर। और वहीं पर एक्सटेंशन की बात की जाए तो कितने टेम्परेचर पे होती है, 74 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट के लिए। तो ये जो एक्सटेंशन है, देखो टाइम दिखा रहा है नीचे वाली में, तो देखो ये एक्सटेंशन की लाइन देखो क्या है, लंबी है ना, दिख रहा है ना एक्सटेंशन। तो जो 74 डिग्री सेल्सियस पर कौन ऐसा एंजाइम होता है, टेक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, थर्मस एक्वाटिक से लिया गया है, ठीक है। थर्मोस्टेबल होता है, मीन्स रेजिस्टेंट है हीट के लिए, इसलिए ये डिग्रेड नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हम, टेम्परेचर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे, देखो अगर एनिलिंग टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, एनिलिंग टेम्परेचर आपका कितना है 52 डिग्री 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनिलिंग टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, क्यों, क्योंकि डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, भाई ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या है, ये प्राइमर्स क्या है, ये भी तो डीएनए है। तो डीएनए और डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। क्या है, टेम्परेचर, पूछ सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना, ठीक है। क्या है, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। आपको पता है 94 डिग्री सेल्सियस पर तो इवन बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। प्राइमर और टेम्पलेट ये क्या है, जिसपे डीएनए, ये क्या है जिसके लिए हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, ये टेम्पलेट हो गया ना। तो प्राइमर और टेम्पलेट क्या है, अलग अलग रह जाएंगे हमेशा। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत कम कर दिया आपने, सपोज कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस में मैम हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मैं और कम कर दूं टेम्परेचर, नहीं, तो उससे क्या होगा, मिसमैच हो जाएंगे हाइब्रिड, हो सकता है मिसमैच हो जाए हाइब्रिड, ठीक है। तो इन दोनों को देखो, टेम्परेचर अगर टू लो हो गया तो क्या हो गया, मिसमैच हो गए हाइब्रिड, मिसमैच हाइब्रिड, नॉट ऑल द करेक्ट पेयर्स आई हैव फॉर्म्ड, सारे करेक्ट पेयर्स क्या है, फॉर्म्ड नहीं हुए, तो मिसमैच हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इसीलिए करेक्ट एनिलिंग टेम्परेचर क्या है, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसलिए करेक्ट टेम्परेचर। अब ठीक है, तो सुनो मेरी बात, तो अब देखो हमने कहा 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन द आइडियल अनिलिंग टेम्परेचर मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्राइमर एंड टेम्पलेट, और इतना हाई होना चाहिए कि मिसमैच ना हो। तो हम इस टेम्परेचर को कैसे एस्टिमेट करेंगे, पहली बात तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इस टेम्परेचर को जिसपे हमें कैलकुलेट करना होता है कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि अनिलिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर आप कैसे निकालते हैं, टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है बेसिकली, टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर। आप कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर मैं बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट, 4 मल्टीप्लाई बाई जी प्लस सी, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी। आप क्या कीजिए, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे सपोज कीजिए सीक्वेंस है आपका ए टी जी, ओके, ये सीक्वेंस है। अब आप देखिए कितने जी, पहले काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ जीज हैं, 1 2, 2 जी हैं। सी काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ सी हैं, 1 2, 2 सी हैं।
टी काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ टी हैं, 3। और ए काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 2। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। तो 4 मल्टीप्लाई जी कितने हैं 2, सी कितने हैं प्लस सी कितने हैं 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए प्लस टी, ए कितने हैं आपके 2, टी कितने हैं 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 और 2 4, प्लस 2, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 6 और 2 8 20, 28 डे क्या आ गया आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर आ गया। 28 क्या आ गया आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर आ गया, जिसे आप क्या बोलते हैं, टी एम। ठीक है, तो ये आपका एनिलिंग टेम्परेचर होगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका कितना आपको टेम्परेचर रखना है जिससे आपके प्राइमर और जो आपका टारगेट है वो क्या हो जाए, हाइब्रिडाइज कर जाए। बात समझ आई, इतना समझ आया कैसे करते हैं एनिलिंग टेम्परेचर। तो एनिलिंग टेम्परेचर है, जब भी आपको पीसीआर एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कैलकुलेट करेंगे टीएम को। जब आप टीएम कैलकुलेट करेंगे तो उससे 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रखिए, जैसे 28 आया तो 26 27 रखिए। ठीक है, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रखा जाता है। ठीक है, चलो। और आपको हमेशा इस तरीके से प्राइमर डिजाइन करना है कि जो जो टीएम है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो आइडेंटिकल हो दोनों प्राइमर के लिए। क्या हो, आइडेंटिकल हो दोनों प्राइमर के लिए। ये नहीं कि एक प्राइमर के लिए दूसरा एनिलिंग टेम्परेचर है दूसरे, क्योंकि भाई समझो ना ये बात। ये देखो, ये आपका कोई टेम्पलेट है, ठीक है, ये क्या है टेम्पलेट। अब यहाँ पर भी हाइब्रिडाइज होना है प्राइमर, यहाँ पर भी, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए अनिलिंग टेम्परेचर। क्या है, सेम होना चाहिए अनिलिंग टेम्परेचर। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने प्राइमर्स को डिजाइन करते हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, प्राइमर डिजाइनिंग की जाती है। प्राइमर डिजाइनिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो, अब आई होप बेसिक तुम्हें समझ आ गया होगा पीसीआर का। मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं आपके, पीछे चलते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकेंड अनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है, अनिलिंग में 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, एक्सटेंशन में 74 डिग्री सेल्सियस। जो टेक पॉलीमरेज है वो 74 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। ठीक है, उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी 74 डिग्री सेल्सियस होती है। फर्स्ट साइकिल में आपको क्या मिलेंगे, लॉन्ग प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको थर्ड साइकिल ऑनवर्ड से आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगेंगे एक्सपोनेंशियल मैनर में। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये ग्राफ है डिनेचुरेशन का, 1 मिनट, एनिलिंग 2 मिनट, और एक्सटेंशन का टाइम लेता है 2 मिनट। एनिलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइमर और टेम्पलेट डिसोसिएट रहेंगे हमेशा। एनिलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मिसमैचेस हो जाएंगे। एनिलिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें, तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 4 × G + C + 2 × A + T। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर की जब भी बात आएगी, जब भी मेल्टिंग टेम्परेचर की बात आएगी, तो आपको जो दोनों प्राइमर्स हैं आपके, उनके लिए आइडेंटिकल क्या होना चाहिए, मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एक प्राइमर के लिए दूसरा मेल्टिंग टेम्परेचर, दूसरे का दूसरा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। आई होप इतना समझ आया होगा पार्ट। चलो, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। A researcher performs a PCR reaction starting with 200 copies of DNA. After 8 cycles of 40,000 copies are obtained. Calculate the efficiency of the PCR reaction. ठीक है, तो 100% इफिशियंसी के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर, देखो 100% इफिशियंसी के लिए, 100% इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुन लो। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड कॉपी या फाइनल कॉपी, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कॉपी और या फिर फाइनल कॉपी इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपीज
मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। n बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स को, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ साइकिल्स को, नंबर ऑफ साइकिल्स को। ठीक है, अब आपके पास क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको आपसे पूछी गई है 200 कॉपीज है। ठीक है, ए आफ्टर 8 साइकिल्स, देखो तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले एक्सपेक्टेड कॉपी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड कॉपी कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड कॉपीज आपकी होंगी, मैं ई लिख दूँ, एक्सपेक्टेड कॉपीज कितनी होंगी, इनिशियल कॉपी कितनी है 200 मल्टीप्लाई 2, एन कितना है 8, 2 टू द पावर 8। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें 200, 2 टू द पावर 8 कितना हो गया 256, 2 टू द पावर 8 कितना हो गया 256। ठीक है, तो कितना आ गया एक्सपेक्टेड कॉपी आपकी, मल्टीप्लाई करो 500 51200 51200, ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड है, ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड कॉपीज है। लेकिन आपसे पीसीआर की एफिशिएंसी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, कितनी परसेंट इफिशियंसी है। तो ध्यान से सुनो, एक्चुअल कॉपी कितनी है आपके पास, देखो ये तो हो गई आपकी एक्सपेक्टेड, लेकिन आपकी एक्चुअल कॉपी कितनी है, एक्चुअल कॉपी की अगर मैं बात करूं वो है आपकी 40,000। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, अगर आपको निकालना है ध्यान से सुनना मेरी बात, E इज इक्वल्स टू इफिशियंसी निकालने के लिए, यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड लिख दे रही हूँ, एक्सपेक्टेड। ठीक है, इफिशियंसी निकालने के लिए E इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉपी, एक्चुअल कॉपी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉपी, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एक्चुअल कॉपी कितनी है मेरे पास, दूसरा पेन यूज करने दो, एक्चुअल कॉपी कितनी है मेरे पास 40,000, एक्सपेक्टेड कॉपी कितनी है 51200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो जीरो से दो जीरो चलेगा। ठीक है, तो 512 डिवाइडेड बाई, अगर 40,000 करोगे तो कितना आ रहा है, करके देखो, मैं करके देखो, 78.1% क्या है इफिशियंसी है, 78.1% क्या है इफिशियंसी है पीसीआर रिएक्शन की। बात समझ आई, कैसे बहुत इजी है। क्या हुआ कि एक रिसर्चर ने परफॉर्म किया पीसीआर रिएक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में 200 कॉपी था, आफ्टर 8 साइकिल उसे 40,000 कॉपीज मिला, तो उसने पूछा कि इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी, तो 100% इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे हमारी पीसीआर रिएक्शन की, कि कितनी होगी। तो हमने नहीं, पहले हमें देखना है कि 100% इफिशियंसी में हमारा कितना आएगा। पहले हमें क्या देखना है कि 100% अगर इफिशियंसी होगी पीसीआर रिएक्शन की, भाई देखो जब 40,000 कॉपीज कब आई, ये हमें वो पूछा कि तब कितनी इफिशियंसी थी। तो मैं कह रही हूँ कि 100% अगर इफिशियंसी है तो कितना होगा। ठीक है, तो अगर 100% इफिशियंसी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर 100% है एक्सपेक्टेड कॉपी इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 8। इनिशियल कॉपी थी मेरी 200, 2 टू द पावर 8, एक्सपेक्टेड इतना आना चाहिए था, लेकिन मुझसे पूछा है कि कितनी इफिशियंसी होगी। तो इफिशियंसी के लिए एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल कॉपी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉपी। एक्चुअल कॉपी कितना है मेरा 40,000, एक्सपेक्टेड कॉपी कितना है 51200, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना इफिशियंसी था 78.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर 100% इफिशियंसी क्या हुई है, हमें दी हुई है। अब देखो, a PCR reaction start with 50 copies of target DNA sequence. After 10 cycle of PCR with 100% efficiency, how many copies? अब आप इजीली कर सकते हैं, 100% efficiency के लिए क्या है, फाइनल कॉपी और एक्सपेक्टेड कॉपी इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। तो फाइनल कॉपी हमें निकालनी है। ठीक है, 100% इफिशियंसी पर 50 कॉपी इनिशियली मेरे पास है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 10, तो कितना होगा 2 टू दी कॉपीज, हाँ सही तो है। सो कितनी कॉपीज है, 2 टू दी पावर 10 को मल्टीप्लाई करो,
देखो 2 to the power 8 हो गया 256, तो 256 मल्टीप्लाई बाई 4 ऑल्सो, तो 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 20, 22 2 जा 8 और 2 1022, so 550 मल्टीप्लाई बाई 1022, तो 1022 मल्टीप्लाई बाई 5 2 जा 10, 2 जा 10 11, तो कितना हो गया, हाउ मेनी कॉपीज 5100, इतनी क्या हो गई आपकी फाइनल कॉपीज हो गई व्हेन 100% इफिशियंसी है। क्या है? 100% इफिशियंसी। समझ आया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। A 600 base pair DNA segment is amplified by PCR using radio labeled DNTPs. After 4 cycle, what percentage of the DNA strand will be radio labeled and single stranded? कितने रेडियो लेबल्ड होंगे और कितने सिंगल स्टैंडर्ड होंगे? ठीक है, तो देखो कितनी साइकिल्स हैं, 4 साइकिल, तो 4 साइकिल का मतलब कितना हो गया, 2 to the power 4, कितना हो गया 16, 2 to the power 4 कितना हो गया 16, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हो गए आपके 8, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हो गए 8, ये बात समझ आ रही है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हो गए आपके 8, टोटल नंबर ऑफ स्टैंड है ये 16, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आपको मिले होंगे 16, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने होंगे आपके 8। ठीक है, क्योंकि भाई देखो एक ये पहले फर्स्ट साइकिल चली होगी, फर्स्ट साइकिल से 2 बन गए होंगे, ठीक है, देन 2 ये हमारी फर्स्ट हुई, सेकेंड साइकिल से कितना हुआ 2 के 4 हो गए, देन थर्ड साइकिल से कितना हुआ हमारा 8, और फिर कितना हो गया 16, तो 16 कितने टोटल नंबर ऑफ स्टैंड है 8 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कह रहा है वो कि आपने रेडियो लेबल्ड डीएनटीपी यूज किए हैं, ठीक है, 600 बेस का वो है, तो देखो अब मैं आपको कैसे बताऊं, तो देखो जैसे कि सपोज करो आपके रेडियो लेबल्ड डीएनटीपी यूज किए, देखो ध्यान से सुनना, ये आपका टेम्पलेट डीएनए है, बहुत इजी है ये, समझो ये आपका टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है, टेम्पलेट। अब आपने डीएनटीपी यूज किए, तो कैसे डीएनटीपीज आ रहे होंगे, ध्यान से देखो, अब आपने जब फर्स्ट साइकिल रन हुई होगी तो ये अलग ये अलग, और क्योंकि इन पर क्या हो गया होगा, इस तरीके से ये रेडियो लेबल्ड लग गए, ये क्या हो गए रेडियो लेबल्ड हो गए, क्योंकि नए मॉलिक्यूल्स जो सिंथेसाइज हुए उसमें रेडियो लेबल्ड है। ठीक है, देन अब सेकंड, अरे भाई अब देखो, तो अब देखो टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने हैं 4 ना, अब देखो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट में क्या हुआ होगा, नेक्स्ट साइकिल पर ये देखो 1 2, और ये 2 रेडियो लेबल्ड है, कितने हैं ये 2 अलग, ये रेडियो लेबल्ड, ठीक है, ये रेडियो लेबल्ड। अब फिर से डीएनए सिंथेसिस हुई होगी, तो यहाँ पर ये रेडियो लेबल्ड, ये रेडियो लेबल्ड, ये रेडियो लेबल्ड, और ये रेडियो लेबल्ड, इस तरीके से, समझ आ रहा है? ठीक है, ये सेकंड साइकिल की बात हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो न्यूली सिंथेसाइज्ड कितने मिलेंगे आपको 8, न्यूली सिंथेसाइज्ड कितने मिलेंगे, जो कि देखो रेडियो लेबल्ड भी हो और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो, तो ये इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड, समझ रहे हो, ये वाले, तो ये कितने मिलेंगे 8। ठीक है, तो 8, और टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्टैंड्स 16, टोटल स्टैंड कितने हैं 16 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 2 जा 60 50, कितना आ गया 50%, कितना आ गया आपका 50%, कितना आ गया रेडियो लेबल्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड, कितने हो गए 50%। ठीक है, ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, हाफ मिलेंगे, 16 के कितने मिलेंगे, हाफ मिलेंगे, जो कि क्या होंगे इस तरीके से रेडियो लेबल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं,
तरफ। A researcher needs a researcher needs 10 to the power 6 DNA copies for an experiment. If the reaction start with 250 copies and assume 100% efficiency, how many? तो देखो कितना इजी है। अब इसमें पूछा गया नंबर ऑफ साइकिल्स, तो आपको पता है एक्सपेक्टेड कॉपी इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी मल्टीप्लाई बाई 2 to the power n। अब आपसे n पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको एक्सपेक्टेड कॉपी और इनिशियल कॉपी कितनी है? तो देखो एक्सपेक्टेड कॉपी है 10 to the power 6, ठीक है। इनिशियल कॉपी कितनी है? 250 और 2 to the power n कैलकुलेट करना है, तो 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल्स टू 2 to the power n। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे n को, तो आई थिंक आपको पता होगा लॉग आ जाता है, लॉग बेस 2 10 to the power 6 बाई 250, ठीक है। तो 10 to the power 6 को अगर आप 250 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, एक बार करके देखते हैं कैलकुलेटर यूज करके। 10 to the power 6 6 डिवाइडेड बाई 250 4000, तो कितना हो गया लॉग 4000, बेस क्या है 2, तो आप n निकाल लेंगे। अब आपको ये आना चाहिए कि 4000 का कितना होगा, तो अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, तो n कितना हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11.96 आएगा। मैंने कैलकुलेटर से निकाला है 11.96, तो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12। बहुत ईजी है आपको क्वेश्चन। तो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स? अप्रोक्सीमेटली 12 साइकिल्स चाहिए। अप्रोक्सीमेटली कितने चाहिए? 12 साइकिल्स चाहिए। अब ये क्या है? ये सीटी वाले क्वेश्चन है। क्या है? सीटी वाले क्वेश्चन है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, अ qPCR एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू क्वांटिफाई या, देखो ये वाला मैं नहीं करा रही हूँ, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन या नहीं। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। सीटी वाले, ये सीटी वाले क्वेश्चन है, ये नहीं करा रही। अब देखो चलो क्वेश्चन पे चलो। गेट एक्सेल 2025 का क्वेश्चन है। गेट एक्सेल 2, एक ये क्वेश्चन है और एक ये है, ठीक है। ये देखो, ये भी देखो गेट एक्सेल 2025 का क्वेश्चन है। 500 न्यूक्लियोटाइड डीएनए है। चलो ये वाला करो पहले। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोसिस टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ बैक्टीरियल सैंपल, ठीक है, targeting a specific gene. There are 3 copies of this gene in the bacterial genome. Prior to DNA extraction, the bacteria were incubated to allow 1 cycle of growth. 3072 amplicons were obtained after 9 cycle of the PCR. Assume 100% efficiency at each step. तो देखो 100% efficiency है, तो आपको पता है expected copy is equals to initial copy। यार मेरा टेढ़ा क्यों हो रहा है, रुक जाओ, ये लिखते हैं। एक्सपेक्टेड कॉपी इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी मल्टीप्लाई बाई 2 to the power n, ठीक है। अब देखो आपको इनिशियल कॉपी आपको एक्सपेक्टेड दे रखी है 3072, इनिशियल आपको पता नहीं है। देखो 3072 एक्सपेक्टेड कॉपी है, इनिशियल आपको पता नहीं है, और कितनी साइकिल्स? 9 साइकिल्स के बाद, तो 2 to the power 9, तो 3072 डिवाइडेड बाई 2 to the power 9 इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 9 256 मल्टीप्लाई बाई 2 6 2 12 512, तो 3072 डिवाइडेड बाई 512 इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉपी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड करो कैलकुलेटर से तो हो जाएगा 6। कितना हो गया? 6। अभी सुनो, अभी ये क्या है? मेरा 6 आया है, ठीक है। मुझे क्या मांगा है? इनिशियल बैक्टीरियल काउंट मांगा है। तो इनिशियल बैक्टीरियल, तो देखो बैक्टीरिया की कितनी है? 3 कॉपीज हैं हर जीन की। कितनी है? 3 कॉपीज, तो ठीक है। तो 3 कॉपीज है हर जीन की, तो इनिशियल में बैक्टीरियल काउंट कितने होंगे? तो 6 डिवाइडेड बाई 3, भाई 3 कॉपीज हैं जीन की, बैक्टीरिया के 3, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ दिस जीन इन द बैक्टीरियल। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 2।
तो टू क्या हो गए, बैक्टीरिया। टू क्या है हमारे, बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया की 3 कॉपीज हैं। तो कितनी हो गई टोटल, टोटल कितनी हो गई, देखो टोटल, देखो इनिशियली कॉपीज 6 निकल के आई टारगेट जीन की, लेकिन आपके 3 कॉपीज हर बैक्टीरिया की है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 बैक्टीरिया। लेकिन वो जो 2 बैक्टीरिया है, तो वो भी, देखो सुनो, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, डबल होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, डबल होते हैं बिफोर डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 1। तो इनिशियली कितना काउंट आएगा 1। इनिशियली बैक्टीरिया का काउंट आएगा 1। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो। देखो इनिशियल तक तो मुझे पता है, तुम्हें समझ आ गया इनिशियली कितनी कॉपीज है, 6 कॉपीज है, ठीक है। अब देखो हर बैक्टीरिया की 3 कॉपीज है, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ दिस जीन इन द बैक्टीरियल जीनोम। तो 3 कॉपीज है, तो हर किसी की 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 बैक्टीरिया हो गए। लेकिन बैक्टीरियल काउंट 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है डबल्ड होता है वंस बिफोर डीएनए एक्सट्रैक्शन। बैक्टीरियल क्या होता है, डबल होता है वंस बिफोर डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए एक्सट्रैक्शन से पहले बैक्टीरियल क्या होगा, डबल होगा। तो इट मीन्स ओरिजिनल बैक्टीरियल काउंट क्या है बिफोर इंक्यूबेशन, बिफोर इंक्यूबेशन क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, मेरी सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, देखो इनिशियल कॉपी क्या है 6, लेकिन कितने, हर उसकी कितनी है, हर उसकी टारगेट जो 6 कॉपीज है टारगेट जीन की, 6 कॉपीज है टारगेट जीन की, लेकिन 3 कॉपीज है हर जीन की। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है इंक्यूबेशन से पहले क्या होता है, डबल होता है, तो बिफोर इंक्यूबेशन क्या होगा, सो बैक्टीरियल काउंट बिफोर इंक्यूबेशन क्या होगा, 2/2 इक्वल्स टू 1। 2/2 इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है डीएनए एक्सट्रैक्शन से पहले क्या होता है, डबल होता है। तो बिफोर इंक्यूबेशन हम पूछ रहे हैं कि इनिशियली कितना होगा, तो 2 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 क्या होगा, इनिशियल बैक्टीरियल काउंट होगा। अब ये मैं चाहती हूँ कि आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मेरा मन है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये गेट एक्सेल 2025 में आया है। चलो, आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। कोई डाउट हो, सीटी वाले क्वेश्चन समझने हो, या कोई और टाइप के पीसीआर के क्वेश्चन समझने हो, या आप चाहते हो मैं और टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है @ज्ञानवर्षा_, ज्ञानवर्षा_ करके सर्च करोगे आ जाएगा। हमारे ये जो मैं पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पर, हमारा ग्रुप है ज्ञानवर्षा नेम से, वहाँ पर कोई डाउट हो मुझे पहले बात तो कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज ज्ञानवर्षा_query@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हो। हम लोग फेसबुक पर भी हैं ज्ञानवर्षा से, ठीक है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, मुझे प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में तुम लोगों को कैसा लगा वीडियो। सो थैंक यू।